नमस्कार। आज बात करेंगे सिंगापुर के इतिहास के एक ऐसे केस की जो शायद सबसे कुख्यात और सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। एक ऐसी कहानी जो परफेक्ट मर्डर की परिभाषा ही बन गई। सुनने में ये किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है ना। पर यही वो सवाल है जो सिंगापुर के इस कुख्यात केस के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा जुर्म जिसकी कहानी तो रोंगटे खड़े कर दे, पर जिसका एक भी फिजिकल सबूत आज तक नहीं मिला। तो चलिए चलते हैं साल 1987 में सिंगापुर। सोचिए, एक आदमी 4 साल से गायब है। केस लगभग ठंडा पड़ चुका है, फाइल बंद होने वाली है। और फिर एक फोन कॉल आता है, और उस एक कॉल ने इस ठंडे केस में ऐसी चिंगारी लगाई जो आज तक एक रहस्य की आग बनी हुई है। तो वो क्या जानकारी थी? चलिए सबसे पहले उसी के बारे में जानते हैं जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। उस सुबह सीनियर डिटेक्टिव ऑल नलारजामी अपना काम कर रहे थे। तभी उनके एक भरोसेमंद खबरी ने उनसे कांटेक्ट किया, और मैसेज ये था कि उसके पास एक पुराने मर्डर केस के बारे में कोई बहुत ही चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन है। अब जब डिटेक्टिव ने ये कहानी सुनी ना, तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये किसी असली क्राइम की कहानी कम और किसी की डरावनी कल्पना ज्यादा लग रही थी। सोचिए, मर्डर, बॉडी के टुकड़े करना और फिर उसे करी बनाकर पड़ोसियों को खिला देना। कोई भी अनुभवी जासूस भी सुनकर कहेगा यह नहीं हो सकता। अब कहानी तो अविश्वसनीय थी, लेकिन डिटेक्टिव अलगरसामी का तजुर्बा कह रहा था कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इतना धुआं है तो आग तो होगी ही। उन्होंने तय किया कि वो पुरानी फाइलों को फिर से खंगालेंगे। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात है टाइम गैप। देखिए, अयाकन्नू गायब हुआ था 1983 में, लेकिन पुलिस की असली इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई पूरे 4 साल बाद 1987 में। तो सवाल यह है कि इन 4 सालों में हुआ क्या? यही इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। जब डिटेक्टिव ने 1983 की वो गुमशुदगी की रिपोर्ट निकाली, तो पहली ही लाइन में शक की सुई घूमने लगी। पत्नी नर्था ने अपने पति के गायब होने की रिपोर्ट 6 दिन बाद क्यों लिखवाई? और उसका ये कहना कि वो कसिनो गया था, परिवार की फाइनेंशियल हालत को देखते हुए ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। थोड़ी और छानबीन हुई तो एक मोटिव, एक मकसद भी सामने आने लगा। पता चला कि अय्यक्कन्नू शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता था, और जाहिर है इससे उसकी पत्नी और उसके भाई, जो सब एक ही घर में रहते थे, वो तंग आ चुके थे। तो अब पुलिस के पास शक करने की वजह भी थी और एक मर्डर का मकसद भी। और बस यहीं से ये केस सिंगापुर की लीगल हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। पुलिस के पास एक पूरी कहानी थी, एक स्क्रिप्ट थी, पर क्या उसे साबित करने के लिए कोई सबूत था? तो पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हुई और अय्यक्कन्नू की पत्नी, उसके 3 भाई और परिवार के बाकी लोगों को मिलाकर कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बड़ी कार्रवाई थी और पूरे शहर में इसकी ही चर्चा थी। कई हफ्तों तक कड़ी पूछताछ चली और फिर एक भाई टूट गया। उसने सब कुछ उगल दिया और उसका कबूलनामा वो बिल्कुल खबरी की कहानी से मैच करता था। पुलिस को लगा चलो केस सॉल्व हो गया, लेकिन कानून की नज़र में एक कन्फेशन वो सबूत ढूंढने की सिर्फ शुरुआत होती है, अंत नहीं। तो अब पुलिस के पास एक रोड मैप था, एक पूरी कहानी थी। पर अदालत में कहानियां नहीं चलती, वहां तो सबूत चाहिए। और पुलिस का असली इम्तिहान यहीं से शुरू हुआ। ये जो स्क्रीन पर है, ये इस केस की पूरी प्रॉब्लम को दिखाता है। एक तरफ एक डिटेल्ड कन्फेशन है, हथियार क्या था, तरीका क्या था, जगहें कौन सी थीं, सब कुछ। और दूसरी तरफ फोरेंसिक की दुनिया में पूरी तरह सन्नाटा। पुलिस ने महीनों तक हर जगह छान मारी, पर उन्हें ना तो वो लोहे की रॉड मिली, ना वो बर्तन जिसमें करी पकाई गई, और सबसे जरूरी, इंसान के शरीर का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। किसी भी सरकारी वकील के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। तो जाहिर है जब ये केस कोर्ट में गया तो जज का फैसला कानून के एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पर टिका था। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा आरोपी को मिलता है। जज ने भी माना कि हाँ, कहानी बहुत दमदार है, लेकिन बिना किसी फिजिकल प्रूफ के ये सिर्फ एक कहानी है, और कानून कहानियों पर नहीं, सबूतों पर चलता है। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। बरी होने के बाद भी इस केस ने एक ऐसा अजीब मोड़ लिया जिसने इस मिस्ट्री को और भी उलझा दिया। परिवार की महिलाओं को तो फौरन छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस को पूरा यकीन था कि असली गुनहगार वो 3 भाई ही हैं। तो उन्होंने एक खास कानून का इस्तेमाल करके उन तीनों को बिना किसी ट्रायल के हिरासत में ही रखा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कभी ना कभी कोई सबूत मिल ही जाएगा। पर पूरे 4 साल बीत गए
और उनके हाथ खाली के खाली ही रहे। आखिरकार 1991 में उन्हें भी रिहा करना पड़ा। ये केस लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ गया था कि इस पर एक टीवी शो तक बन गया। और मजे की बात यह है कि उन तीनों भाइयों ने चैनल पर मानहानि का मुकदमा कर दिया कि शो में उन्हें गलत दिखाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने उनका केस खारिज कर दिया। मतलब कानून की नज़र में तो वो आज़ाद थे, पर समाज की नज़र में वो हमेशा ही शक के दायरे में रहे। आज अय्या को गायब हुए 38 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। जरा सोचिए, अगर वो जिंदा होता तो इतने सालों में कभी तो अपने परिवार या दोस्तों से कांटेक्ट करता। उसका कभी लौटकर ना आना शायद यही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि उस रात वाकई कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। तो आखिर में ये केस हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक परफेक्ट मर्डर वो होता है जिसमें कातिल कोई सुराग ही ना छोड़े, या फिर ये केस हमारे जस्टिस सिस्टम के एक लिमिट को दिखाता है कि जिस बात को शायद सब लोग सच मानते हैं उसे कानून साबित नहीं कर पाता? इस कहानी का सच क्या है, ये शायद हमेशा के लिए सिंगापुर के इतिहास में एक रहस्य बनकर ही रह जाएगा।